नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छतरपुर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। छतरपुर के बागेश्वर धाम में देश का पहला हिंदू ग्राम बनेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू ग्राम की आधारशिला रखी। बाकायदा बागेश्वर धाम में ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन और कन्या पूजन हुआ। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने कहा कि धाम में ही 1000 परिवारों का हिंदू ग्राम तैयार किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है। 2 साल में हिंदू ग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति जमीन उपलब्ध कराएगी और समिति ही सनातन प्रेमियों को जमीन भी देने जा रही है। तो सुनिए आप कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आखिर कहा क्या है। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे। लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। तो जो निर्माण कार्य में खर्च होगा वो तुम्हें ही अपनी जेब से देना पड़ेगा, हम तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन वो 2 प्रकार से होगा, तो सुविधा में परिवर्तित होगा, दूसरा हिंदू ग्राम भी बन जाएगा, तीसरा आप जब भी बागेश्वर धाम आएंगे अपनी चाबी खोली आराम से रुकने का मौका मिलेगा। तो समिति का भी काम होगा, श्रद्धालुओं का भी कार्य होगा और आपका अधिकार भी रहेगा और हिंदू ग्राम की स्थापना भी रहेगी। तो भूमि समिति की तरफ से कंस्ट्रक्शन का काम जो टीम बनाई है वो करेगी और आपको उसकी व्यवस्था करनी है। यह हिंदू ग्राम की परिकल्पना है। तो हिंदू ग्राम की परिकल्पना पर अब विचार शुरू हो चुका है, पहल शुरू हो चुकी है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भले ही अपने हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया हो, लेकिन कांग्रेस को यह कदापि मंजूर नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अब्बास हफीज, ये पूछ रहे हैं कि क्या यह संविधान सम्मत है। देश का संविधान क्या इस बात की इजाजत अनुमति देता है? क्या मुस्लिम समेत अन्य समुदाय के लोग हिंदू ग्राम में नहीं जा पाएंगे? इधर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं, इन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस कदम की प्रशंसा की है, तारीफ की है। मुझे लगता है कि ये एक विवादास्पद बात है। इस पे उनको खुद को ही स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो क्या कदम ऐसा उठा रहे हैं। कल को ऐसी ही मांग उठने लगे मुस्लिम ग्राम की, ईसाई ग्राम की, तो शायद ये विवाद बहुत बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से बचना चाहिए। क्या ये बयान भारत के संविधान के में सिंग्ड होकर आया है? क्या ये बयान भारत के संविधान के हिसाब से सही है? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सदैव से सनातन धर्म में जागरूकता का काम करते हैं। कई जागरूकता के अभियान चलाते हैं, पदयात्रा भी निकाल चुके हैं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की भी बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस को तो सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र जहां जहां आता है वहां कांग्रेस को विरोध पे स्वर चालू हो जाते हैं। बेर के स्वर निकल जाते हैं कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाता है और वो फिर ऐसे कथावाचक और साधु संतों को कोसना चालू कर देती है, उनकी निंदा चालू कर देती है। यही कांग्रेस का चरित्र है। बागेश्वर धाम में हिंदू ग्राम, आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी बताते हैं कि हिंदू ग्राम बसेगा कैसे और इसमें क्या नियम और शर्तें होंगी। तो ग्राफिक्स देखिए, 2 साल में हिंदू ग्राम चूंकि तैयार होने जा रहा है। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति जमीन उपलब्ध कराने जा रही है। निर्माण का खर्च आपको देना होगा, यानी जो भी वहां पर रहना चाहता है। सभी मकान एक जैसे होंगे, एक रूपता इसमें रहेगी। हिंदू ग्राम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा, लेकिन सनातन पर आस्था है तो आ सकते हैं। षड्यंत्र से बचने क्रय विक्रय का प्रतिबंध रहेगा। बागेश्वर धाम के हिंदू ग्राम में रहने के लिए कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अनुबंध रहेंगे। जिस मकान में रहेंगे उसकी खरीद फरोख्त वो नहीं कर पाएंगे, यानी खरीदी बिक्री को लेकर सख्त कानून है। हालांकि इस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है, इसकी कानूनी वैधता पर, इसकी आधारशिला पर, और ये क्या संविधान सम्मत है, सबसे बड़ा सवाल ये जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है।
और आज ठीक 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश, इसी विषय पर देखिए सबसे बड़ी बहस हिंदू ग्राम नया संग्राम, रात 8:30 बजे आकांक्षा पांडे के साथ। बढ़ते आगे। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती है और इस जयंती से पहले बाबा साहब का सच्चा हितैषी बताने से लेकर सियासी जंग अब छिड़ चुकी है। कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा के जवाब में अब एक बीजेपी ने एक सप्ताह का जो कार्यक्रम है, शेड्यूल है, यह तैयार कर लिया है। कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाएंगे, विचार गोष्ठियां करेंगे, बताएंगे कि कांग्रेस ने कब कब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। इधर बीजेपी ने ये जो तैयार किया है अभियान, इस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि बाबा साहब का अपमान करने वाले अमित शाह की पार्टी उनकी हितैषी कब से हो गई। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राजनीतिक विरासत पर बीजेपी के अभियान को कितना माइलेज मिलता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पूरे प्रदेश के अंदर सभी स्थानों पर, केवल एक स्थान नहीं, सभी स्थानों पर माल्यार्पण, मिठाई का वितरण और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 14 अप्रैल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता करेंगे। कांग्रेस ने भी कभी भी अंबेडकर साहब के विचार को आगे नहीं बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने हर समय अंबेडकर साहब के जो विचार हैं, उनका जो मंतव्य है, उस हिसाब से समाज में कल्याण की बात की है। उनकी जयंती सरकार धूमधाम से मना रही है और इसलिए मना रही है कि आगे आने वाली पीढ़ी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। अब इसमें भी कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। ये हमें हमारी वजह से मजबूर हुए हैं, क्योंकि हमने कार्यक्रम में घोषणा की थी जय बापू जय संविधान। उसके बाद बीजेपी को होश आया है, नहीं तो ये तो अपमानित करने वाले हैं। अंबेडकर जी के बारे में क्या कहा अमित शाह जी ने सदन के पटल पे, सबको सबके सामने है। तो ये ना बताएं, जागरूक जनता है, सब जानती है, मजबूर जरूर किया है पर दिल से नहीं है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है और राज्यसभा में इस पर बहस लगातार जारी है। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि वक्फ की जमीन पर बेजा कब्जा करने वाले लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा कि बिल की तारीफ करना बीजेपी नेताओं की मजबूरी है। यह बिल किसी भी कीमत पर मुस्लिमों के पक्ष में कतई नहीं है। वक्फ के संशोधन बिल पर चर्चा हुई और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दूध का दूध और पानी का पानी सामने कर दिया कि गरीब, अब जो मुसलमान है उसको इसका फायदा मिलने वाला है। हाँ, वो चंद ठेकेदार जिन्होंने बेजा कब्जा कर रखा था वक्फ की संपत्ति पर, उनको जरूर दिक्कत हो रही है और वही विरोध करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मजबूरी है कि वो इस तरह के बयान देंगे कि वक्फ बोर्ड में जो वक्फ अधिनियम जो नया लाया गया है, संशोधन जो बिल में करा गया है, वो उनके अच्छाई का है, क्योंकि उन्होंने लाया, उनकी सरकार इस तरह का भेदभाव से भरा कानून लाई है। लेकिन अगर आप उनसे केस स्टडी पूछेंगे कि कैसे अच्छा है और कैसे बुरा था पिछला, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। अज्ञानी है, उनको कुछ नहीं मालूम है। तो वक्फ को लेकर अब लगातार सियासत हर तरफ जारी है। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 18 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। देवास और हरदा में सभी 18 शवों को मुखाग्नि दी गई। हादसे में जान गंवाने वाले देवास के 9 मजदूरों के शव पहले उनके पैतृक गांव संदलपुर पहुंचे, ठेकेदार का शव खातेगांव पहुंचा और अंतिम दर्शन के बाद सभी शवों को नेमावर घाट लाया गया। इधर हरदा के हंडिया के लोगों के शव गुजरात से सीधे नेमावर घाट लाए गए, उनका अंतिम संस्कार वहीं हुआ है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पूरे इलाके में मातम का माहौल है। स्थानीय लोगों की आंखें नम रहीं। आपको याद होगा, मंगलवार सुबह 8 बजे हादसे में 20 लोगों की मौत हुई थी और इनमें से 8 लोग हरदा और 10 देवास जिले के थे। इनमें से 5 से 8 साल के बच्चे भी शामिल हैं। 2 की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की जाएगी। मृतकों में एक की मां और उसके 3 बेटे भी शामिल हैं। चाचा भतीजे की जोड़ी भी इस हादसे में खो गई। तो 2 लड़का लड़की आए तो उनकी बॉडी हमने तो देखी नहीं है।
खाली पन्नी बताइए सर, नाम बता बता के तुम्हारा लड़का, तो हम फिर भी हम आत्मा में, पर वो एक बच्चा नहीं मिल रहा है हमारा, संजय नाम का। गुजरात वही ले गई थी, लक्ष्मी वही ले गई थी। उसकी दोनों लड़की यही है। पहले उसको आदमी को यहाँ मार दिया उन्हें, करंट में मार के। अब हमारा भी बच्चा बच्चे मार दिया उन्हें। करोड़ रुपए एक एक आदमी को दिया जाना चाहिए। मृत्यु जिनकी होगी उनको, और जो घायल है उनको 25-25 लाख रुपए देना चाहिए। निर्णय आया था, उसका फॉलो करना चाहिए, इनको सुविधाएं देना चाहिए। हरदा की अगर सख्त तरह से जांच होती तो निश्चित है गुजरात में इस टाइप की फैक्ट्री नहीं चलती। तो पूरे भारत में इसका कानून सख्त बनना चाहिए और लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से इन लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 48 घंटे बाद इनका दाह संस्कार यहाँ पर हो रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के 10 शव थे, 8 शव हंडिया के हैं। उन सब का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा नर्मदा के तट पर। ऐसा दृश्य हमने अपने जीवन में पहली बार देखा और माँ से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के दृश्य की पुनरावृत्ति नहीं हो। गुजरात में जो अभी बनासकांठा करके जिले में जो अभी घटना घटित हुई है, उसमें 8 हमारे ऐसे हरदा के निवासी थे जो इस घटना में अपनी जिन्होंने जान गंवाई है, वो सभी शव यहाँ आ चुके हैं और उनके परिवारों के द्वारा उनको अंतिम क्रिया किया है। मावर घाट पे अभी जिला देवास के जो 10 डेड बॉडीज़ हैं उनकी यहाँ पर अंतिम संस्कार की जा रही है और हरदा जिले के भी जो डेड बॉडीज़ हैं उनके प्रशासन के द्वारा वो यहाँ पे किया जाए। आर्थिक सहायता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2-2 लाख रुपए की जो राशि घोषित की गई है वो भी तत्काल रूप से हम लोगों ने चेक के माध्यम से इनके परिवारजनों को उपलब्ध करा दी। अब हाईकोर्ट की सख्ती के 2 मामले आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर जबलपुर हाईकोर्ट की फटकार से जुड़ी है। अदालत की अवमानना का यह मामला है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह हाईकोर्ट में तलब किए गए। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आदेश दिया कि 28 अप्रैल को हाईकोर्ट में पेश होना है। कलेक्टर ने नहीं किया था हाईकोर्ट के आदेश का पालन। सीज प्रॉपर्टी को नीलाम करवाने के मामले में आदेश का पालन नहीं किया गया था। दूसरी खबर, 1% की जगह 125% स्टाम्प ड्यूटी लगाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती जताई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसकी राशि कटनी के जिला रजिस्ट्रार से वसूलने के आदेश दिए हैं। कटनी जिला रजिस्ट्रार ने गड़बड़ी की थी और बिल्डर से 1% की जगह 125% स्टाम्प ड्यूटी लगाई थी। और अब पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करना जबलपुर में एक बहुजन समाज पार्टी के नेता को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया में पाकिस्तान प्रेम दिखाने के बाद पुलिस ने बिना देर किए बीएसपी नेता सिकंदर अली के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बीएसपी नेता ने 2 दिन पहले अपने फेसबुक पोस्ट पर जय पाकिस्तान लिखा था। पोस्ट में बहुजन समाज पार्टी के सदस्यता अभियान का जिक्र करते हुए लोगों से पार्टी से जुड़ने की अपील की थी, लेकिन पोस्ट के आखिरी में सिकंदर अली ने, जो बसपा का नेता है, जय भीम, जय भारत और जय पाकिस्तान का नारा दिया था। सोशल मीडिया पर जो उस पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट होने के बाद बवाल खड़ा हुआ और अब फिर गिरफ्तारी हुई है। बहुजन समाज पार्टी का एक सदस्यता अभियान की उन्होंने पोस्ट डाली थी जिसमें जय पाकिस्तान उन्होंने लिखा हुआ था, जिस पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसको बिल्कुल ये देशद्रोह के इसमें जो भी संभावित धाराएं हो सकती हैं वो हमने लगाने की मांग की है और उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो इस कृत्य की तो हम बिल्कुल इसको विरोध करते हैं। थाना हनुमानताल क्षेत्र में ये शिकायत आई थी कि कोई एक सिकंदर अली नाम का व्यक्ति अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जय भीम, जय भारत और जय पाकिस्तान लिखा है। जब इसकी तस्दीक की गई तो ये बात सही पाया गया। इसके खिलाफ 197 भारतीय न्याय संहिता, भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाना, खतरे में डालना, इसका अपराध दर्ज कर इसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। एनआईए के वांटेड आतंकी फिरोज खान को रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फिरोज को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेजा है। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले शामिल आतंकी फिरोज खान अपनी बहन रेहाना के घर से पकड़ा गया। जिस घर से फिरोज को हिरासत में लिया गया है वो बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के भाई का घर है। फिरोज की बहन रेहाना बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष मंसूर जमादार के छोटे भाई मशरूफ खान की पत्नी है और इसी मकान के आगे वाले हिस्से में बीजेपी नेता मंसूर रहते हैं। आतंकी अपनी बहन के घर ईद मनाने आया था।
दरअसल 28 मार्च 2022 को निम्बाहेड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से बड़े पैमाने पर विस्फोटक पकड़ा था। इस मामले में राजस्थान की जो पुलिस है इसने रतलाम के 8 से ज़्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया था। घटना के बाद से ही फिरोज फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में एनआईए ने रतलाम शहर के जगह जगह पोस्टर भी चस्पा किए थे। 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। खबर यह है कि आतंकी फिरोज को एसपी स्क्वाड ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फिरोज खान जिसको गिरफ्तार किया गया था, कल ऑपरेशन के दौरान जो एक अपराध दर्ज किया गया उसमें जो गिरफ्तार किया गया, तो उसी में जो है तत्काल उनको जो है आज मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट किया गया और उनके बाद उनको जो है जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। एनआईए की टीम भी जो है कल रात को आ गई थी, उन्होंने भी जो है इंट्रोगेट किया था, अदर एजेंसीज ने भी इंट्रोगेट किया था और आगे जो है जो सेंट्रल एजेंसी एनआईए है वो भी जो है आगे इनका प्रोडक्शन लेकर के उस पर जो है अग्रिम कार्रवाई करेगी। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराने वाली महिला पुलिस कांस्टेबल ने खुद की जान पर खतरा जताया है। वो कह रहे हैं कि घर से निकलना भी उनका मुश्किल हो गया है। कांस्टेबल मुझे मरवा सकता है। मामला ये था कि मुझे वरुण ने कभी नहीं बताया बहुत साल तक कि वो मैरिड है। जब बताया तो बताया कि उसकी जो पत्नी है उसका चरित्र खराब है और ये बात सारे घर वालों को पता है, आप पूछ लो। तो मैंने वो मुझे झांसे देते रहा, लेकिन मुझे छोड़ा भी नहीं, ना मुझे कहीं और करने दिया। बस ये बोलता था कुछ दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ। लेकिन मामला इतना बिगड़ गया कि अन्य और महिला उसके टच में थी, जो मुझे अभी पता चला। उसके अन्य महिला मित्रों का फोन आया। पहले तो आधा घंटे उनने 1-2 लोगों को लाइन पे ली और बताई कि वो वरुण को प्यार करती है और उसके पेट में 10 दिन का बच्चा है। तब हमारा झगड़ा वरुण से हुआ तो वरुण ने मुझे ब्लॉक करा, मुझे बदतमीजी करी और बाद में मुझे बोला तुझसे जो बनता है कर ले, मैं तेरे को उखाड़ के फेंक दूंगा। बहुत डर है मैडम, क्योंकि मेरा ऑफिस काफ़ी दूर है घर से और मुझे ऑफिस से लेके सारे काम अकेले करने पड़ते बिकॉज ऑफ मैं यहाँ सिंगल रहती हूँ। तो मुझे डर तो है। मैं चाहती बस वरुण की कैसे भी करके शासन मेरी इतनी मदद कर दे। मैं इतना अपील चाहती हूँ कि उसको गिरफ्तार करके लेकर आया जाए। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। हरप्रीत, क्या एक्शन लिया गया है? जो जान का खतरा वो बता रही हैं, क्या पुलिस प्रशासन की द्वारा कोई सिक्योरिटी दी जाएगी अब? देखिए 5 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। महिला कांस्टेबल ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए जो मामला महिला थाने में दर्ज करवाया है लेफ्टिनेंट कर्नल वरुण प्रताप सिंह के खिलाफ, अब तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। समझा जा सकता है कि एक सैन्य अधिकारी के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। तमाम सबूतों के बाद इस मामले को महिला थाने में दुष्कर्म का जो मामला वो दर्ज किया गया था, लेकिन अब जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये वजह बहुत मुश्किल है इस पीड़िता के लिए भी समझना कि आखिर क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है, जबकि पीड़िता ने अपनी जान का खतरा यहाँ पर बताया। पीड़िता का कहना है कि वरुण उसका घर जानता है, ऑफिस जानता है और वो अकेली यहाँ पर रहती है। ऐसे में किसी भी समय उसके साथ कोई भी घटना हो सकती है और वरुण लगातार उसे धमकियां दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक कोई एक्शन ऐसा सामने नहीं आया है जिससे समझा जा सके कि भले ही पुलिस ने गंभीरता इस मामले को दर्ज करने में दिखाई है, लेकिन अब आरोपी को पकड़ने में कहीं ना कहीं जो ढील है वो बढ़ती जा रही है। अभी तक भोपाल से जो पुलिस टीम है वो भी हल्द्वानी, जहां पर ये लेफ्टिनेंट कर्नल पोस्टेड है, वहां नहीं गई है टीम। तो फिलहाल महिला को जान का खतरा है और उसने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इस मामले में कोर्ट ने भी आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल की जो अग्रिम जमानत याचिका है वो भी खारिज कर दी है, यानी कोर्ट ने भी माना है ये मामला बेहद गंभीर है। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। ग्वालियर में पड़ोसी के पालतू कुत्ते से एक पड़ोसी की स्कूटी टकरा गई। स्कूटी टकराने के बाद दोनों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि कुत्ते के मालिक ने अपने भाई के साथ मिलकर स्कूटी सवार पड़ोसी को खूब पीटा है। फुटेज भी सामने आ चुका है। दरअसल गिरवाई थाना क्षेत्र के सूर्य विहार कॉलोनी में रहने वाले अपनी स्कूटी से जा रहे थे, तभी उनके पड़ोसी का कुत्ता उनकी गाड़ी से टकरा गया, स्कूटी से टकरा गया, जिस पर पड़ोसी ने अपनी गलती मानते हुए माफ़ी मांगी। पर इस बात का पता जब सूरज और उसके भाई मालिक, जो कुत्ते का मालिक था, उसे लगा तो दोनों भाइयों ने लाठी डंडों से उसे पीटा है। फिलहाल दोनों पक्ष थाने पहुंचे हैं, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कराई है। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर क्रॉस मामला दर्ज किया है। एक पक्ष जो कुत्ते का स्वामी था उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि राजेश तिवारी नामक युवक ने अपने एक्टिवा से तेज गति लापरवाही चलाकर
कुत्ते को घायल किया एक्सीडेंट कर तो उनकी रिपोर्ट पर से एक्सीडेंट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण के में घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस द्वारा किया गया। सीसीटीवी फुटेज भी मिले जिनको प्रकरण की विवेचना में शामिल किया गया। खंडवा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कोंडावत गांव में कुएं में 8 लोग गिर गए हैं। कुएं में 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। 2 लोगों को बाहर निकाला गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू अब भी जारी है। मौके पर एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम मौजूद है। छैगांव माखन थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। कोंडावत गांव में खंडवा के 8 लोग कुएं में जा गिरे हैं। 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 2 लोगों को बाहर निकाला गया है। अब भी जो 2 लोग बचे हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो खंडवा के एक गांव में कुएं के भीतर 8 लोग गिर गए, 4 लोगों की मौत हो गई। प्रतीक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रतीक, कैसे हुआ यह हादसा और जो 2 लोग बचे हैं क्या वो बाहर आ पाए हैं कुएं से? बिल्कुल अविनाश, मैं आपको बता दूं कि हादसे में कुल 8 लोग जो है वो कुएं में गिरे थे, जिनमें से 2 लोगों को निकाल लिया गया था। और अभी ताजा जानकारी ये सामने आ रही है कि इसमें 4 लोग जो हैं उनकी यहाँ पर दुखद मौत हो गई है। और अभी इनकी मौत की खबर यहाँ पर सामने आ गई है। और 4 जो शव हैं वो यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम ने निकाले हैं। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को करने के लिए 15 सदस्यीय एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है, जो छैगांव माखन थाना पुलिस के साथ में मिलकर के इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार कर रही है। गिरे कैसे कुएं में प्रतीक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूंकि निमाड़ा में गणगौर का पर्व चल रहा है और आज गणगौर के पर्व का एक तरीके से समापन था, जिसके बाद में जो गणगौर के जो रथ होते हैं जो हमारे जाता है, तो उस विसर्जन को करने के लिए कुएं की सफाई जो है वो करने ये लोग उतरे थे। और इसी दौरान ये हादसा हुआ। ये लोग जब कुएं की सफाई करने के लिए उतरे तो काफी देर तक जब ये बाहर नहीं निकले, सब लोगों ने जाकर देखा, तब गांव के लोगों को पता चला कि ये लोग यहाँ कुएं में फंसे हुए हैं और डूब गए हैं। जिसके बाद पूरे गांव में चीख पुकार मची और जो गांव के लोग हैं वो कुएं पर इकट्ठे हो गए। जी अविनाश। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा प्रतीक, आपसे अपडेट आगे मिलेंगे। शुक्रिया। और अब बारी है एमपी टॉप 10 की। मुरैना में बदमाशों ने होटल में की फायरिंग। होटल संचालक पर मामूली विवाद को लेकर फायरिंग हुई है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। शाजापुर में तरबूज से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक में भरे तरबूज को लूटने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भोपाल में जल संकट से परेशान ग्रामीण ने किया अनोखा प्रदर्शन। आवेदनों की पूंछ बनाकर लेटते हुए कमिश्नर के पास पहुंचा। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के परीक्षाओं में सामूहिक नकल की मामले में हुई कार्रवाई। मुरैना और भिंड में 4 कॉलेज के परीक्षा सेंटर निरस्त किए गए। जबलपुर में प्रेमिका की शादी से मना करने पर युवक ने किया सुसाइड। परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। युवती के परिजनों पर कार्रवाई कर रहे हैं मांग। रायसेन के खेत में पहुंचा तेंदुआ। किसान ने खेत में बने कमरे में किया बंद, लेकिन बाद में फरार हो गया तेंदुआ। छिंदवाड़ा की पर्वतारोही भावना ढेरिया विक्रम पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है। 2019 में माउंट एवरेस्ट फतह कर रचा था इतिहास। भोपाल में राजधानी के मौसम का मिजाज बदला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन में 26 जिलों में बारिश। मौसम विभाग ने 2 से 4 अप्रैल तक बारिश की जताई की संभावना। मुरैना में शादी से इनकार करने पर नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया। हथियारबंद 12 बदमाश लड़की को घर से उठाकर ले गए। परिजनों के विरोध करने पर 7-8 राउंड फायरिंग भी कर दी। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh.